हेलो गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। कल रीज़न था कि घर के जस्ट बाहर एक शादी थी, तो वहाँ सुबह से शाम तक डीजे चला है और रिकॉर्डिंग के लिए मतलब दिक्कत हो जाती है और मतलब काफ़ी साउंड आ रहा था, तो इसलिए ठीक है, तो इसीलिए कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाई। ठीक है, सो कल के लिए सॉरी। लेकिन आज हम फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। हम पढ़ने वाले थे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटो सिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो सिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधे के हरे भागों द्वारा सौर ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो क्या होता है, पौधे के हरे भागों द्वारा सौर ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम करते हैं बैलेंस। और चलिए एक मिनट। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस करते हैं। 6 यहाँ पे एंड आपका 6 यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गई बैलेंस। और किसकी प्रेजेंस में, वो भी ये हम करते हैं सनलाइट। ठीक है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। किसको, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। कौन सी ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, संपूर्ण विश्व में मतलब पूरे अर्थ पर होने वाले कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग, कितना, 90% भाग किससे होता है, शैवाल, एल्गीज जो होते हैं आपके, शैवालों के द्वारा होता है। ठीक है, शैवालों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन का चक्र नियमन किया जाता है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी रखी जाती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ही पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण जीव जगत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का दृश्य प्रकाश CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, Mg मतलब मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल होता है, तथा क्लोरीन भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं अपना। ठीक है, CO2 हमने देख ही लिया। ठीक है, H2O, ठीक है, मैग्नीशियम, ये किसके रूप में, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के रूप में, एंड आपका क्लोरीन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेते हैं, सूर्य का दृश्य प्रकाश के रूप में ये भाग लेते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है आपका दो तरीके से। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तो हो गया आपका हिल रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन। ठीक है, या हम बोले इसको डार्क रिएक्शन या फिर ब्लैक मैन रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको बोलेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, और ये हो गई अप्रकाशीय, जो प्रकाश में हो वो और जो प्रकाश में नहीं हो वो। ठीक है, अब इसमें भी हम आगे देखेंगे। अब तो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों तथा जीवाणुओं में होती है। किस किस में होती है, जो
फोटोसिंथेसिस है किस किस में होता है, ये होता है आपका प्लांट्स में एंड जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में, ठीक है। क्योंकि इनकी संरचना में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक संरचना जैसे क्लोरोफिल तथा एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल और एंजाइम, ठीक है। जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण पौधों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। कैसे भिन्न होता है? क्योंकि जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुओं को सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु सूर्य के अदृश्य प्रकाश से या अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हमारे अभी हमने लास्ट बताया था पीछे कि ये दृश्य भाग से आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में की जाती है, जो लीव्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल एक रासायनिक अणु है जिसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या एक रासायनिक अणु है जिसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल ही क्या होता है? क्लोरोफिल ही प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रक्रिया दो माध्यम से संपन्न होती है, एक प्रकाश से और एक अप्रकाशीय, ठीक है। किस में होता है? पत्तियों में। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया। यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। आपको इसमें बस दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये कहाँ संपन्न होती है, ये ग्रेना में संपन्न होती है, ठीक है। और बात कर रहे हैं हम डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय। डार्क रिएक्शन जो होती है आपकी, ये होती है आपकी स्ट्रोमा में कंप्लीट, स्ट्रोमा, ठीक है। ग्रेना और स्ट्रोमा, जहाँ हमने क्लोरोफिल पढ़ा था वहाँ मैंने बताए थे आपको कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, इस तरीके से बताए थे मैंने कुछ सिक्के टाइप के, ठीक है, वही, ठीक है। ग्रेना में कंप्लीट होती है और अप्रकाशीय कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी इसी में हम बात करते हैं, मतलब इसमें नहीं है, अलग से पॉइंट करके आप लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है। क्या होता है? CO2 तो ग्रहण की जाती है, ठीक है, और O2 मुक्त की जाती है, ठीक है, O2 मुक्त की जाती है। इस प्रकार उत्पन्न ऑक्सीजन, अच्छा, ये जो O2 मुक्त की जाती है तो क्या ये आपको लग रहा है कि इससे होती है? नहीं, ये है ना जो जल होता है ना, प्लांट्स में जो जल होता है, ये उससे होती है, जल के ऑक्सीडेशन से होती है, या बोलें तो हम उपचयन से होती है, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में छोड़ने से वातावरण में क्या होता है? CO2 और O2 का क्या होता है? जो बैलेंस उसका बना रहता है, मतलब संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बने खाद्य पदार्थ, क्या बनता है खाद्य पदार्थ? इसमें ग्लूकोज, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का पौधों के अन्य भागों में परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका जो परिवहन है वो पौधों के अन्य भाग में किसके द्वारा होता है? वो होता है आपके फ्लोएम, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि पौधों में खाद्य पदार्थ को भोजन को, खनिज पदार्थों को कौन ले जाने का काम करता है? वो करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? जल को ले जाने का। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल को ले जाने का कार्य करता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, एक मतलब ये अपचयन उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन और उपचयन, यहाँ लिख लो आप, अपचयन और क्या होती है? उपचयन, ठीक है, जल के उपचयन से, ठीक है, किससे? जल के उपचयन से बताया था हमने, जल के उपचयन से, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण जल के उपचयन से, और जबकि ग्लूकोज का निर्माण, यहाँ मैं लिख दूँ अपचयन उपचयन क्यों कहा है हमने इनको, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है किससे? H2O से, ठीक है, और जबकि ग्लूकोज का क्या हो रहा है यहाँ पे? अपचयन, रिडक्शन हो रहा है किससे? CO2 से, ठीक है, CO2 के
निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है CO2 के अपचयन से हो रहा है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो जल स्रोत है, ना कि CO2, आप ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं कि अप्रकाशीय जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन के अंतर्गत पौधों के द्वारा अस्थायी ऊर्जा यौगिक क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है डार्क में? पहले तो हम बात कर लें डार्क, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसमें पौधों के द्वारा अस्थायी ऊर्जा, अस्थायी ऊर्जा, अस्थायी ऊर्जा यौगिक, अस्थायी ऊर्जा यौगिक क्या बनता है यहाँ पे? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो एक क्या है? 6 कार्बन की शुगर है। ये क्या है? ये 6 कार्बन वाली शुगर है। ठीक है, 6 कार्बन वाली शुगर है। ठीक है, और ग्लूकोज के निर्माण के लिए पौधों के द्वारा विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया जाता है। इस आधार पे हमने पौधों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं ये 2 भाग? एक तो आपके C3 प्लांट्स, इधर से लिखते हैं यहाँ पे C3 प्लांट्स। ठीक है, एक है आपके C4 प्लांट। अच्छा, सी क्या है? इसमें सी है कार्बन। ठीक है, तो आप इनके बारे में आप सुनते जाइए। C3 प्लांट्स। ठीक है, C3 पौधे 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज, 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज के निर्माण के क्रम में इनके द्वारा सर्वप्रथम 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक, 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक C3H7O7P, ठीक है, का निर्माण होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। C3 पौधे 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज के निर्माण के क्रम में होते हैं और इनके द्वारा सर्वप्रथम 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक C3H7O7 और P का निर्माण होता है, जिसके कारण ये केल्विन चक्र का अनुसरण करते हैं। इसमें जो मोस्ट पॉइंट है ना, वो ये है कि किसका अनुसरण करते हैं? ये करते हैं केल्विन चक्र का, केल्विन चक्र का। ठीक है, C3 पौधे किसका अनुसरण करते हैं? केल्विन चक्र का। ठीक है, अब हम इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके, जैसे कि चावल। आप इनके बस एग्जाम्पल याद रखना और ये किस चक्र का अनुसरण करते हैं वो याद रखना। बाकी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो मत रखो। ठीक है, गेहूँ, ठीक है, कपास, जौ, मूंगफली, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ मैं, मूंगफली, ठीक है, घास, वृक्ष। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके C3 प्लांट्स। अब बात करते हैं हम C4 प्लांट्स की। ठीक है, C4 प्लांट्स क्या होते हैं आपके कि यह अप्रकाशीय अभिक्रिया में 6 कार्बन परमाणु वो 6 ही होंगे, 6 कार्बन परमाणु वाले यौगिक के निर्माण के क्रम में जिन पौधों के द्वारा पहले 4 कार्बन वाले यौगिक का निर्माण होता है, 4 कार्बन वाला यौगिक मतलब C4H4O5, ठीक है, का निर्माण होता है, C4 पौधे कहलाते हैं। ये पौधे इस क्रम में हैच स्लैग चक्र, कौन सा? हैच स्लैग, वहाँ केल्विन चक्र और यहाँ पे हैच स्लैग चक्र का अनुसरण करते हैं। और अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया आपका, जो आपके C3 पौधे होते हैं ये मतलब ये जो होते हैं ये इनसे मतलब पृथ्वी की 85% प्रजातियाँ होती हैं। ये समथिंग कितनी 85% प्रजातियाँ C3 प्लांट मतलब C3 प्लांट्स की कैटेगरी में आती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 3% आती हैं आपकी, कितनी 3% लगभग पृथ्वी की। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन से आते हैं? अधिकांश फूल वाले वृक्ष, मक्का, ज्वार, बाजरा, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ देखिए, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, अनानास और अधिकांश क्या? फूल वाले वृक्ष, फूल वाले वृक्ष, ठीक है, अधिकांश फूल वाले वृक्ष आते हैं। तो ये हो गए आपके
पौधों को हमने 2 पार्ट्स में बांटा, एक C3 और एक C4, ठीक है। और 1 मिनट रुकिए अभी। चलिए एक बार है ना आप एक काम करो, इस पिक्चर से और समझ लो। देखो सनलाइट, ठीक है, सनलाइट आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है एंड वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्या मुक्त होती है इससे? ऑक्सीजन। किससे? इस वाटर से, ठीक है। और इसके बाद क्या बनता है खाद्य में? वो बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो रहा है आपकी यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए एनर्जी, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एंड कहाँ पे हो रही है? पत्तियों में फूड बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहे हैं। और वाटर किससे ले रहे हैं? सॉइल से, वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना, जड़ों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये हैं आपके C3 और C4 प्लांट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। C3 और C4 प्लांट्स, ठीक है। ये देखिए फ़र्क दिख रहा है आपको C4 और C3 प्लांट्स में, ठीक है। पत्तियों में भी आपको इसमें फ़र्क दिख रहा होगा। एक काम करती हूँ, इनको और जूम करती हूँ, ये देखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लास्टिड। अच्छा प्लास्टिड हम लोगों ने पढ़ रखा था, अगर आपको ध्यान हो तो, प्लास्टिड, ठीक है। लवक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा था, क्लोरोप्लास्ट, कोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। बस आप इसमें एक कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जैसे कि टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके लाइकोपीन, किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, ठीक है, लाइकोपीन के कारण। सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग, ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग होता है आपका कैरिका जैंथिन के कारण, कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका गाजर का जो पीला रंग होता है, गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग होता है आपका कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण, ठीक है। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण, जैंथोफिल के कारण, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बताए, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का सॉरी टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण, ठीक, गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण एंड हल्दी का पीला रंग है आपका जैंथोफिल के कारण, ठीक है। ये आ जाते हैं वन लाइनर में पूछने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कारक, ठीक है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लाइट, मतलब प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो लिखिए आप, यह प्रकाश संश्लेषण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा की रोशनी तथा वैद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या? कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा की रोशनी तथा वैद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में विकिरण का अवशोषण मैग्नीशियम संपन्न क्लोरोफिल द्वारा होता है, ठीक है।
विकिरण ऊर्जा का अवशोषण मैग्नीशियम संपन्न क्लोरोफिल द्वारा होता है। यह विकिरण 400 nm से 700 nm की होती है, जिसे दृश्य विकिरण कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण कहते हैं। और एक और जो बहुत मोस्ट पॉइंट है, आप इसमें लिख लीजिए नोट करके यहाँ पे। लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। पीले प्रकाश में न्यूनतम, पीले प्रकाश में न्यूनतम। ठीक है, और जो आपका हरा प्रकाश जो होता है, हरे प्रकाश में शून्य। क्या होता है? शून्य। अच्छा, पेपर में अगर जैसे कि पीला ना हो और उसमें पूछा हो कि न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण किसमें दे होता है, तो उसमें लाल, बैंगनी, नीला, हरा दिया हो तो आप वहाँ पे लगाओगे हरा। ठीक है, वैसे पीला हो तो पीला ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि पीला हरा दोनों दिया है तो आपने हरा लगा दिया, पीला ही लगाना है। प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगा? प्रकाश की अगर तीव्रता ज़्यादा होगी तो जो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो क्या होगी? वो घट जाएगी। ठीक है, और क्या क्या है इनको प्रभावित करने वाले कारक? वाटर। ठीक है, जल की मात्रा का नियमन वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा होता है। जल की मात्रा का नियमन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट लिखिए CO2। CO2 की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 15 से 20 गुना बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। 15 से 20 गुना बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखिए O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, आगे अभी इसमें एक दो पॉइंट करके लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या लेते हैं? ग्लूकोज। पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, किंतु कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खनिज भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अतः पौधों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो पौधों में या पादपों में खनिज जो पाए जाते हैं आपके जो अनिवार्य तत्व हैं वो हैं 16 तत्व। कितने हैं? 16 तत्व, और वो भी हैं ये अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य। अब इन 16 को हमने ना डिवाइड कर दिया है। इन 16 को हमने डिवाइड कर दिया है दीर्घ मात्रिक में और लघु मात्रिक में। दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक। में। ठीक है, दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक। दीर्घ मतलब मैक्रो और लघु मतलब माइक्रो। ठीक है, तो जो आपके दीर्घ मात्रिक हैं यह पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी? इनकी है ना अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, पौधों को अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक आवश्यकता होती है। इसमें कितने हैं? इसमें आते हैं आपके 10। कौन कौन से? उनको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? एक आपका
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड आयरन, ठीक है। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन, ठीक है। और लघु में लिख लीजिए आप, इनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इनकी कम आवश्यकता होती है, ठीक है, इनकी कम आवश्यकता होती है। ये कितने होते हैं? 6, 10 वहाँ हो गए, 6 हो गए 16। लिखिए आप, कॉपर, जिंक, बोरॉन, ठीक है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ठीक है। तो ये हैं तत्व जो पौधों को जिनकी ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा किनकी होती है? ये जो आपके जो दीर्घ हैं, और ठीक है, लघु की कम होती है, ठीक है। दीर्घ में आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से दीर्घ हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन। लघु में कौन से? कॉपर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पे मतलब आज लास्ट करते हैं। नेक्स्ट में जो आपकी आएगा नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी इन सारे जो भी तत्व हैं आपके, नाइट्रोजन वगैरह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के बारे में कि इनका क्या क्या कार्य होता है, ये पौधों में किस चीज़ के लिए, मतलब किस किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, इनका कार्य क्या क्या है वो, और पौधों में होने वाले कुछ रोग, और उनको पढ़ने के बाद कुछ पौधों की प्रजातियां या किस्में हैं वो और हम देख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपनी स्टार्ट करेंगे आनुवंशिकी और जैव विकास, ठीक है, जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।